हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि एक बिल्कुल नया टॉपिक है, उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा होगा जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया था। आज हमारे पास में टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इन तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन टॉपिक को पूरा कवर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या चीज होती है? एक ऐसी चीज जिसके दो छोर हों, जिसके दो पोल्स हों। जैसे अगर हमारी अर्थ को देखें तो अर्थ के पास में एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, डाइपोल। ठीक है, तो किसी भी चीज के पास में अगर दो पोल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, सेम स्ट्रेंथ के दो पोल एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? डाइपोल बोलेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं NaCl का बच्चों। NaCl, मेरे हिसाब से NaCl आप 5th क्लास से ही पढ़ना चालू कर दिया, 5th 6th में आ गया होगा NaCl। Na क्या होता है बच्चों? जब हम इस को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है Na इज अ पॉजिटिव आयन एंड Cl इज नेगेटिव आयन। ठीक है, ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं। ये जितना पॉजिटिव है उतना ही Cl क्या है? नेगेटिव है। एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? डाइपोल बना रहे हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं HCl की, HCl H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, ये भी एक डाइपोल है। इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव है। ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले यही तो बोल रहा था, सेम स्ट्रेंथ के दो पोल अगर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो वो डाइपोल बनाता है। तो HCl इज अ काइंड ऑफ डाइपोल जिसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। NaCl इज अगेन अ काइंड ऑफ डाइपोल जिसके पास में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आई? अब हम यहां पर कौन से डाइपोल को स्टडी करेंगे, है ना? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कौन से डाइपोल्स को स्टडी किया जाता है, या हमारे लिए कब एक आइडियल डाइपोल बनता है। तो हम बोलते हैं कि आइडियल डाइपोल में जितना एक प्लस का चार्ज होता है उतना ही एक माइनस का चार्ज होता है। ये ध्यान में रखिएगा। और इन चार्जेस के ये जो मिड का डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर चार्जेस के मिड का डिस्टेंस जो हो वो नेग्लिजिबल हो तो फिर ये हमारे लिए क्या है? एक आइडियल डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और नॉर्मली अगर आप देखें, अगर मैं ये जो एग्जांपल ले रहा हूं, इनमें ये जो डिस्टेंस है ना, इन आयंस के मिड का ये जो डिस्टेंस है, आप जब स्टडी करेंगे इट इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। ये किसमें है? 10⁻⁻10 मीटर के अंदर है ये डिस्टेंस, जो कि अपने आप में क्या है बच्चों? बहुत कम डिस्टेंस है। समझ में आ रही है ये बात? ठीक, तो ये फिर हमारे लिए डाइपोल की तरह बिहेव कर सकते हैं। वापस से अगर हमें एग्जाम के पर्पज से डेफिनेशन देनी हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है, तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसके पास में पेयर ऑफ चार्जेस होते हैं। और वो पेयर ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं? तो हम बोलते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर डिफरेंट होता है, और उनके मिड का डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो फिर हम उसको क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दे देते हैं। ठीक है, चलो डेफिनेशन के ऊपर ही आता हूं, पहला पॉइंट ही अपन लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। The pair of charges having same magnitude, उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट अपोजिट नेचर। आप अपोजिट को डिफरेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि एक प्लस होता है तो उसका डिफरेंट माइनस ही होगा। अपोजिट नेचर फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन the charges
between the charges should be negligible. वो क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस नेग्लिजिबल होनी चाहिए, तो फिर वो हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, चलो फिर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास में एक पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, और इनके मिड में एक फाइनाइट डिस्टेंस होगी जो कि नेग्लिजिबल होगी। डिस्टेंस तो है लेकिन इनके मिड में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 2a, इसे हम 2a लिख रहे हैं, डिस्टेंस को 2a लिख रहे हैं, ये बहुत कम होनी चाहिए। तो फिर ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक, फिर मैंने आपको बोला आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हम स्टडी करेंगे या जिसके लिए ही सारा काम करेंगे। ठीक है, तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पूछ लेता है कि व्हाट इज आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल या कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंडीशन फॉर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे सही कंडीशन हम यही लिखेंगे कि ये जो 2a है ना, वो कहां की ओर जाना चाहिए, इट शुड बी नेग्लिजिबल, 0 की तरफ जाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। एंड द चार्ज शुड मूव टूवर्ड्स इनफाइनाइट, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होना चाहिए। कंपैरेटिवली बोल रहे हैं, ये इनफाइनाइट किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन में आया हुआ है कि अदर के कंपैरिजन में इसका चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए, या डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्जेस को हम ज्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं डिस्टेंस के कंपैरिजन में नहीं, वैसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसका चार्ज बहुत ज़्यादा होना चाहिए और डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए क्या है, एक आइडियल डाइपोल है। ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यू कर पाएंगे वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। टॉपिक क्या है नेक्स्ट हमारे पास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये एक सिंपल सा पार्ट है बच्चों। किसी भी डाइपोल का एक चार्ज लो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक चार्ज ले लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड लो। तो पॉजिटिव चार्ज लो तो वो तो वैसे प्लस है, और अगर माइनस का चार्ज लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड वापस से प्लस का ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोई भी एक चार्ज लो, उसका मैग्नीट्यूड लो, और उसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों चार्जेस के मिड के डिस्टेंस से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, वो नई फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज टू द डिस्टेंस। ठीक है, एक चार्ज को किससे मल्टीप्लाई किया है आपने, उन दोनों चार्जेस के मिड के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आई, सिंपल सा है रे, बहुत सिंपल है। हम क्या लिख रहे हैं वो समझिए, हम लिख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। तो ये क्या है, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, उन चार्जेस के मिड के डिस्टेंस से। बहुत सारी बुक्स में इस डिस्टेंस को 2a की जगह d लिखते हैं, वो 2a की जगह क्या लिखते हैं, d लिखते हैं भैया। ये डिस्टेंस कितना है, d। तो उन बुक्स में इसी डाइपोल मोमेंट को कुछ ऐसा भी लिखा जाता है, q इंटू डी लिखते हैं। वो बात एक ही है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वहां वो डिस्टेंस को, दोनों चार्जेस के मिड के डिस्टेंस को d लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे d लिखा गया है। हम यहाँ पे हमारी सिंप्लिसिटी देख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2a लिखा है, और कुछ नहीं किया है भैया। बात समझ में आई? चलिए, मैं सारा का सारा काम 2a से करूंगा भैया, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी क्या होती है, सिंपल हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं दोनों के लिए डाइपोल मोमेंट साइड में लिख देता हूं। अगर ये वाला कंसिडर करते तो q इंटू 2a लिखते, और अगर इसको कंसिडर करते तो q इंटू डी लिखते। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट इस तरीके से देखा जाता। ठीक, डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये बात तो इसको लिख देते हैं। मार्कर को चेंज कर लेता हूं, हाँ है तो दोनों ब्लैक ही। चलो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of
one of the charge of dipole and distance between both the charges, both the charges। ठीक है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन ये थोड़ा समझने वाली बात है बच्चों कि ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे आई, इसका एक रीजन बता देता हूं कि इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों माना गया। हालांकि इसका कहीं रीजन डिफाइन नहीं है कि इसका रीजन ऐसा क्यों माना गया, कि ये डेफिनेशन क्यों ली गई है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि शायद साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा सोचा होगा, या जिसने पहली बार इसको स्टडी किया होगा उसने शायद कुछ इसे ऐसा माना होगा। आप सभी को पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फिर आप बोलते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा ही तो चलते हो ना, ऐसा ही चलते हैं। अब अगर आप इसके अंदर डाइपोल को रख दें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसको रख दीजिए, डाइपोल को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएं, ठीक है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख देते हैं, डाइपोल का सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज आप सभी को पता होना चाहिए माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, माइनस की तरफ भागेगा। हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, और डाइपोल का नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो नॉर्मली वो कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। उसका पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ चला जाता है और नेगेटिव चार्ज पीछे की तरफ चला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को स्टडी करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मैं पढ़ूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अगर मैं इसको पढ़ूं तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो इसके नेगेटिव चार्ज से कहां की ओर है, पॉजिटिव चार्ज की ओर है, इसके नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। बात समझ में आई क्या? ये एक तरीका दिया गया है, इस तरीके से पी को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, वापस से इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव किसका, इसके खुद के चार्जेस का, इसका खुद के नेगेटिव चार्ज से इसके खुद के पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन अगर हमें डिफाइन करना हो, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात ध्यान में रखिएगा। whose direction is from negative charge to positive charge of electric dipole। ठीक है, पता चला। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों तो हमें इसे वेक्टर में भी तो रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर मैं इसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करता हूं तो थोड़ा समझिएगा, पी के ऊपर अपने वेक्टर लगाया। ठीक, अब आप सभी को पता होना चाहिए चार्ज क्यू वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज क्यू स्केलर है और टू वे डिस्टेंस जो है इसको हमने डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया और हमने बोला कि ये वेक्टर है भैया। ठीक है, तो हमने जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर कहाँ लगाएंगे, इस टू वे के ऊपर, जिसे मैं डिस्टेंस बोल रहा था इस समय वो डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करेगा और हमने इस 2a के ऊपर वेक्टर लगा दिया कि भैया ये है डायरेक्शन। पता चल गया, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ही डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ने के लिए। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ेंगे या आगे जाकर के पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब भी आएगा उसका क्यू नहीं पढ़ा जाता, उसका डायरेक्ट क्या पढ़ा जाता है, नॉर्मली पी पढ़ा जाता है। क्वेश्चन सारे के सारे पी से करने पड़ेंगे। अगर क्यू भी दिया हुआ होगा तो सबसे पहले हमें पी निकालना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। चलिए अब इसका यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, देखो भैया यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला ऊपर ही है। यूनिट देखो, चार्ज का यूनिट क्या बच्चों, कूलाम, चार्ज का यूनिट कूलाम, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा कूलाम इनटू मीटर। इसका यूनिट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा कूलाम इनटू मीटर होगा। ठीक है, ये बात तो चलिए अब इसके बाद में इसका डायमेंशन
इसका डायमेंशन क्या आएगा वो देखो, डायमेंशन चार्ज का डायमेंशन होता है A1 T1, अपन डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज का डायमेंशन क्या बच्चों, A1 T1, और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L1। तो अगर इसको पूरे को सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा L1 T1 A1। MLT में लिखेंगे तो L और T पहले आएगा और A बाद में आएगा, या LTA लिख दो, हाँ, या TAL लिख दो, अरे जो भी आएगा, लेकिन यही है, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा। डन हुआ। वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, फॉर्मूला Q इंटू 2A होता है या Q इंटू D होता है, दिमाग में रखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे की तरफ बढ़े। हो गया ये, स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरे साथ में उतार ही लिया करो, या तो उतारने की कोशिश करा करो कि हाँ जल्दी जल्दी छोटे छोटे उतार लिया करो। डन हुआ। अब देखो आगे बच्चों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो है दैट इज कूलाम इनटू मीटर। क्या बताया, कूलाम इनटू मीटर। लिख देता हूं, वापस से लिख रहा हूं, कूलाम इनटू मीटर। ठीक, क्या इसकी यूनिट को MC लिखा जा सकता है? क्या इसकी यूनिट को MC लिखा जा सकता है क्या? थोड़ी देर पहले मैंने CM लिखा था, क्या हम इसकी यूनिट को MC लिख सकते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अरे बच्चों बताओ, क्या इसे लिखा जा सकता है? हाँ, देवताओं ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा भैया, हैं? बताओ जल्दी से। हाँ भाई देवताओं, थोड़ा सा करो काम। देखो ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल सही है, ये डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट ही है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट का यूनिट नहीं है। इसे कभी भी मीटर कूलाम नहीं पढ़ा जाएगा। इट इज ऑलवेज सेड एज मिली कूलाम, मिली कूलाम। इसको हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे ही बोला जाएगा। मिली मतलब 10⁻³ और कूलाम आप सभी को पता है। तो जब MC लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये है 10⁻³ कूलाम। अब देखो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट देखो ये किसकी है, कूलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट है। तो ये किसका यूनिट है बच्चों, चार्ज का यूनिट है, जबकि ऊपर वाला डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, कूलाम इनटू मीटर है, जबकि चार्ज, ये जो मिली कूलाम लिखा हुआ है, ये चार्ज का यूनिट है ना। MC जो है वो चार्ज का यूनिट है, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, चलो इतना डन हुआ। तो 2 पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल लाइन। पहले तो ये समझिए व्हाट इज एक्सियल। तो जब आप डाइपोल बनाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर मैंने बना लिया, तो ये जो लाइन आपको दिखाई देती है, जो इसके दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, इस लाइन को, इस ज्वाइनिंग लाइन को ही इसका एक्सियल लाइन बोलते हैं। इस ज्वाइनिंग लाइन को ही क्या बोलते हैं, इसका एक्सियल लाइन बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसकी ज्वाइनिंग लाइन से, इसकी ज्वाइनिंग लाइन ये दिखाई दी, इन दोनों चार्जेस के मिड का इतना ही देखो अभी, ठीक है, 2A के मिड का, इस लाइन का बिल्कुल मिड, इस लाइन का बिल्कुल मिड, और इस लाइन से 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन जो आप ड्रॉ करते हो, इस लाइन के मिड पॉइंट से 90 डिग्री बनाते हुए जो लाइन ड्रॉ करोगे, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देखा जाए तो ये डाइपोल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन भी आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या लिखा जाता है, इसे इक्वेटोरियल लाइन लिखा जाता है ना। हिंदी में इसे हम विषुवत रेखा भी बोल देते हैं, निरक्ष भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। एक होगा एक्सियल लाइन, एक होगा इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले तो अपन एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे कि यहां पर अगर कोई पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, फिर यहाँ पे कितना होगा, मतलब इस लाइन के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर एक ऐसा भी डिस्कशन करेंगे कि भैया इन दोनों को छोड़ करके कहीं पर यहाँ पर पॉइंट हो और यहाँ पर P पॉइंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। P पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तब कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमें तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का ही पता है फॉर्मूला जो अपन डेराइव करेंगे। इन पॉइंट्स पे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये नहीं पता, इसे कैलकुलेट करना भी अपन आज सीखेंगे।
ठीक है ये बात तो। चलिए, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन। हम कहां डिस्कस कर रहे हैं? इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन। ठीक है ये बात तो। चलिए, तो सबसे पहले डाइपोल बना दूं क्या? चलो डाइपोल बनाते हैं। ऊपर से ही काम करना चालू करता हूं। ये डाइपोल का चार्ज, फर्स्ट चार्ज माइनस का क्यू चार्ज और ये डाइपोल का पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक है, और हमने बोला ए बी इज आइडियल डाइपोल, सॉरी इज एन आइडियल डाइपोल। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, ये O है। दोनों डाइपोल, सॉरी दोनों चार्जेस के मिड का डिस्टेंस 2a होता है। तो सेंटर लाइन से ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई देगा, दैट विल A एंड दैट विल A। क्लियर है ये बात? तो ये यहां से O से लेकर A तक का डिस्टेंस A है और O से लेकर B तक का डिस्टेंस भी A है। ये दिमाग में रखेंगे। फिर इसकी एक्सियल लाइन को आगे की ओर एक्सटेंड करो या इस तरफ एक्सटेंड कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैलकुलेट करने वाले। मैं मान रहा हूं कि यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं। मेरा P पॉइंट जो है, दिस P पॉइंट इज हियर। ठीक है ये बात तो। चलो, P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बनाएगा और ये P पॉइंट कहां से देखा जा रहा है? तो हम बोल रहे हैं ये P पॉइंट देखा जा रहा है यहां से। ठीक है, ये P पॉइंट यहां से देखा जा रहा है भैया। कहां से? इसके सेंटर से। सेंटर से इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर P पॉइंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। हाँ भाई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ के टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा बच्चों, रिपेल करेगा तो इस तरफ फेंकेगा। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। रिप्रेजेंटेशन कंफ्यूज नहीं होंगे, E1 E2 नहीं लिखूंगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू लिखूंगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट ही करता है, ये अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। पता चला? कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन रिपेल कर रहा है, ये पता चल रहा है ना। चलिए, फिर ये देखिए कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये समझना कि ये डिस्टेंस देखो एक बार के लिए, पॉजिटिव चार्ज वाली डिस्टेंस देखो, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाली डिस्टेंस देखो और एक नेगेटिव चार्ज वाली डिस्टेंस देखो। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो के क्यू वाला तो सेम चलेगा। डिस्टेंस देखो, इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कम है और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है बच्चों, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वहां पर उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, उसका स्ट्रेंथ कम होगा। इसका स्ट्रेंथ कम है और इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये वाला पावरफुल हो गया क्योंकि डिस्टेंस कम था। बात समझ में आई? फॉर्मूला से क्लियर हुआ? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में से कहां की ओर भागेगा, कहां की ओर मूव करेगा, कहां की ओर दिखाई देगा हमें? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल की तरह ही तो जाएगा। सोचिए, सामने देखो इस तरफ, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक जना यहाँ पे 10 न्यूटन का, इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, मेरी तरफ 5 न्यूटन का, इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट कहां की ओर भागेगा? 10 न्यूटन की तरफ भागेगा या 5 न्यूटन की तरफ भागेगा? सिंपल सा है, कहां की ओर? 10 न्यूटन की तरफ ही तो भागेगा। हाँ, सेम मैं यही तो बोल रहा हूं, ये ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, ये कम है मैग्नीट्यूड में, तो रिजल्टेंट कहां की ओर भागेगा? सीधी सी बात है, P पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ शो करेगा। तो आपको पता चलेगा दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनटू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। यहां पर बात समझ में आ गई क्या? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां होगा। ये डन हुआ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। हाँ, हमें काम करते टाइम ये डिस्टेंसेस भी चाहिए होंगी, हमें काम करते टाइम ये डिस्टेंसेस चाहिए। के क्यू तो ठीक है, आर का डिस्टेंस दोनों के लिए चाहिएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। ये डिस्टेंस लिख लो, ये ए है और ये अगेन ए है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा,
ये पूरा का पूरा O से लेकर P तक का R है, OP R है। मेरे को कैलकुलेट करना है BP, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? BP। BP कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? OP में से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए OB को, ऐसा ही तो होगा। व्हाट इज OP? OP इज R, OB इज A, R माइनस A। ठीक है, यही तो होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला है R माइनस A पॉजिटिव चार्ज से। और नेगेटिव चार्ज से देखो, O से लेकर P तक का तो R आ ही गया, और O से लेकर A तक का ऐड और कर दो तो ये हो जाएगा R प्लस A। ये क्या हो जाएगा? R प्लस A हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस पता चल गया कौन कौन सा कहां की ओर है ना? डन हुआ। चलो काम करना चालू करते हैं। मैं फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनाऊंगा वो समझ लीजिए। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो जो हायर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड को या कम स्ट्रेंथ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है ये बात तो। चलो काम करना चालू करते हैं। ठीक है, चलो देवता देखो रे भाई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा रे? तो हमने लिखा दैट इज E प्लस क्यू, और ये होगा K, मैग्नीट्यूड Q ही है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस के चार्ज से डिस्टेंस R माइनस A, और उसका क्या बच्चों? होल स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? इतना डन है। मैं मैग्नीट्यूड में ही काम कर रहा हूँ, अब डायरेक्शन वाला काम तो हमेशा डायग्राम में ही दिखाएंगे। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है। चलो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक, आप चाहें तो आगे लगाकर, आगे मतलब कॉमा लगा करके डायरेक्शन लिख दो। डायरेक्शन कैसे? ये प्लस वाला इस तरफ भाग रहा है ना, इस तरफ भाग रहा है, तो हम बोलेंगे BP डायरेक्शन, तो टुवर्ड्स BP डायरेक्शन। ठीक है, टुवर्ड्स BP डायरेक्शन। ठीक है, तो कहां दिक्कत आ रही है? आगे लिख देता हूं, टुवर्ड्स BP डायरेक्शन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर अस। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रे भाई? E, यहां पर माइनस क्यू लिखा भाई, K चार्ज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, माइनस के Q से डिस्टेंस देखो P पॉइंट का, दैट इज R प्लस A, और उसका क्या बच्चों? होल स्क्वायर। यही तो होगा। फिर डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम बोलेंगे P टू A है, तो हमने लिखा टुवर्ड्स PA डायरेक्शन, टुवर्ड्स PA डायरेक्शन। ठीक है ये बात तो। इतना डन हुआ देवताओं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा भैया? देखो भाई बताओ कितना लिखा जाएगा? तो हमने लिखा E इज इक्वल्स टू प्लस का Q माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q। यही तो है। अरे यही है ना देवताओं, बस वैल्यू पुट करनी है। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इतना कीजिए। E इज इक्वल्स टू E प्लस Q माइनस E माइनस Q। ठीक है, और अब आप E इक्वल्स टू, देखो के क्यू प्लस का क्यू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस का क्यू चार्ज देख रहे हैं, तो के क्यू डिवाइडेड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। मैं सिर्फ वैल्यू ही पुट कर रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूं बच्चों। फिर क्या करेंगे भाई? के क्यू को क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। क्या मिलेगा? 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। यही तो है। चलिए आगे देखिए बच्चों, के क्यू ऐसा का ऐसा। अब क्या करेंगे? नॉर्मल मैथमेटिक्स,
आर माइनस ए के होल स्क्वायर को आर प्लस ए के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एलसीएम है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इधर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर इस तरफ, ठीक है। और ये माइनस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहीं पर ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और कहीं नहीं होगी आपके पास में। देखो भाई कैलकुलेट करते हैं इस चीज को बच्चों, ये क्या आएगा हमारे पास में, पहले तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और इनके भी स्क्वायर लग रहा है बच्चों, तो हमने बोला कि इसका होल स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। इसका क्या किया अपन ने, होल स्क्वायर लिया। फिर देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar या 2r, ठीक है, माइनस, फिर देखो r माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, अरे यही तो आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस, सॉरी ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वापस से बता दे रहा हूं, देखो यहां पर कुछ ऐसा सिनेरियो है, तो ये माइनस जैसे ही अंदर लेकर के जाओगे तो आर स्क्वायर माइनस का होगा, ए स्क्वायर माइनस का होगा, और ये वाला प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो माइनस, ये वाला भी माइनस, और ये किसका, प्लस का हो जाएगा। बताओ भाई डन हुआ नहीं हुआ, एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर दी, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल, 2ar इंटू 2ar 4ar, ठीक है। तो इसको हमने लिखा के क्यू और ऊपर आ रहा है 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही लिख लेते हैं, सही तो लिख ही रखा है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं या तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं देवताओं, देखो एक बार के लिए 2a इंटू 2r लिख सकते हैं क्या देवताओं, हाँ देखो, और नीचे देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ी सी चीज देखिएगा, ये q इंटू 2a, q इंटू 2a क्या होता है, मेरे हिसाब से आप सभी को पता होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट लिख लेंगे। तो E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा कि इसकी जगह P लिखा, ये मल्टीप्लाई हुआ 2r से डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, कौन सी, आइडियल डाइपोल की। आइडियल डाइपोल क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था, उसका ये जो 2a डिस्टेंस है ना, ये बहुत कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आपका r सेंटीमीटर में चल रहा है और आपका a एंगस्ट्रॉम में चल रहा है, r सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर और a एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर। कंपेयर करोगे r को a से कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से r जो है 10⁸ टाइम्स पावरफुल है, या ज्यादा है, पावरफुल नहीं ज्यादा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि r के कंपैरिजन में a जो है वो एक नेग्लिजिबल टर्म है, ठीक है। r के कंपैरिजन में a जो है वो एक नेग्लिजिबल टर्म है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम यहां पर वही कर रहे हैं फॉर आइडियल डाइपोल, हाँ। और ये नेग्लिजिबल कहाँ कर सकते हो, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में ही कर सकते हैं आप। पता चले मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसको नेग्लीफाई कर दूं, भैया मल्टीप्लिकेशन में जीरो रखूंगा तो क्या होगा भाई, एक तो पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा पहला, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में आप कभी किसी चीज को नलिफाई कर ही नहीं सकते, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वो अमाउंट में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में छोटी सी चीज को जोड़ो या मरोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप 0.000001 को लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए तो हम बोलेंगे फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल, क्या भाई आइडियल डाइपोल के लिए हमने बोला कि इस r का वैल्यू कंपैरेटिवली 2a से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है।
और अगर ऐसा है बच्चों तो हम आर स्क्वायर को सॉरी ए स्क्वायर को क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। तो टेकिंग ए स्क्वायर एज नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर मैं इसको नेग्लिजिबल कर देता हूं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखिए, मेरे हिसाब से ये दिखाई दे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, देखा के पी, यहाँ पे 2r और नीचे देखिएगा आर स्क्वायर माइनस, ये तो जीरो हटा दो इसको, ठीक है, ए स्क्वायर को हटा दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की पावर 4 और आर की पावर 4 और यहाँ पे ऊपर एक और आर है, यहाँ पे आर की पावर 4 है, यहाँ पर आर है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बताओ ये आएगा नहीं आएगा, आएगा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन पे, लिख देता हूं, एक्सियल लाइन पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। इस चीज को एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया देवताओं, हाँ डन हुआ। तो ये ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सियल लाइन पे कितना होता है, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, कूलम इनटू मीटर यूनिट होता है उसका। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। ये तो समझ में आया ना, हाँ क्या होता है भाई देवताओं, न्यूटन पर कूलम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए काम करना चालू करते हैं, ये तो डन हुआ, ये डन हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट करो, हटा रहा हूं अभी सारी चीज को। तो हमें पता चला कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। मैग्नीट्यूड में इतना ही होता है और इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे थोड़ी देर में। देखो अब इस चीज को देखो, हमने लिखा मैग्नीट्यूड तो इसका यही है 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, लेकिन अगर मैं इसे वेक्टर क्वांटिटी में लिखता तो वेक्टर कैसे लिखता वो समझिए। यहां पर p एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भाग रहा है भाई, इस तरफ, ठीक है। अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भाग रहा है, P का डायरेक्शन देखिए, P का डायरेक्शन होता है माइनस के क्यू चार्ज से प्लस के क्यू चार्ज की ओर, माइनस के क्यू चार्ज से प्लस के क्यू चार्ज की ओर, ऐसा ये P का डायरेक्शन। गौर कीजिए P का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है या सेम है, सेम है, इनटू द सेम डायरेक्शन। तो हम बोलेंगे कि इसको अगर आपको वेक्टर में लिखना है तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे किसका साइन, प्लस का साइन। अदरवाइज आप और क्या लिख सकते हैं, प्लस का साइन लगाओ चाहे मत लगाओ, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है नहीं किया जाता, तो हम बोलेंगे पी कैप लगा दो, जो P की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई क्या, ये क्लियर हुआ देवता, डन हुआ, ये डन है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन इसी से होंगे, क्वेश्चन इससे होंगे, लेकिन बता रहा हूं है ना। तो एक्सियल लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है, इनटू द सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इनटू द सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डन हुआ, हाँ। वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है बच्चों, आज की क्लास लंबी होने वाली है। चलो हो गया ये, हाँ? अब कुछ बच्चों का दिमाग चल सकता है कि सर आपने तो अपने हिसाब से P पॉइंट को इधर ले लिया, आप इधर ले लो तो शायद उल्टा हो जाए, P इधर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागने लग जाएगा। देख लेते हैं इस चीज को भी, एक्सियल लाइन तो इधर भी तो एक्सटेंड कर ही सकते हो, हाँ देख लो भैया, इधर भी देख लेते हैं भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, इस तरफ भी देख लेते हैं बच्चों, इस तरफ भी देख लेते हैं। हटा दो इस सारी चीज को, P पॉइंट को यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। और इसके लिए चलो अगर मैं इतना कर रहा हूं तो इसके लिए डेरिवेशन आप करोगे, इस वाले तरीके से अब डेरिवेशन आप करोगे, ठीक है। अब मैं P पॉइंट जो है इस तरफ ना लेकर के इसको यहां एक्सटेंड कर रहा हूं, और अब P पॉइंट यहां ले लिया, ये P पॉइंट है, ठीक है। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, माइनस का चार्ज अट्रैक्ट करेगा, माइनस का चार्ज अट्रैक्ट करेगा यहां पर,
है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। प्लस का चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। कौन सा मैग्नीट्यूड में ज़्यादा, गौर कीजिएगा, माइनस के क्यू चार्ज का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है। प्लस के क्यू चार्ज का अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम हो गया है, इंटेंसिटी कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये पावरफुल है, ये कम है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ भागेगा, इसकी तरफ भागेगा या इसकी तरफ भागेगा बच्चों, माइनस के क्यू वाले चार्ज की तरफ भागेगा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगा। ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। गौर करो इधर, जिस डायरेक्शन के अंदर आपका पी वेक्टर काम कर रहा था, वापस से वही, तो चाहे पॉइंट इस तरफ लो चाहे इस तरफ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम ही होगा। एक्सियल लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक्सियल लाइन पे दोनों का क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है, दिमाग में रहेगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसके लिए डेरिवेशन आप करोगे, बोल देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ओ पॉइंट से डिस्टेंस आ रहा है, माइनस के क्यू से ये डिस्टेंस आर माइनस ए है, और प्लस के क्यू से ये आर प्लस ए है, ठीक है। एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और काम करके बताइएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या होगा, माइनस के क्यू चार्ज में से प्लस के क्यू चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका डेरिवेशन इससे कंटिन्यू हो जाएगा। प्लीज कीजिएगा, ताकि एग्जाम के अंदर कैसे याद रहेगा कि भैया कौन सी चार्ज को कहाँ ले, कुछ भी ले लो आंसर सेम ही आएगा, मैं बस ये बता रहा हूँ, ठीक है। ओरिएंटेशन प्लस का क्यू पहले लिख दो, माइनस का क्यू बाद में लिख देना, ओरिएंटेशन सेम ही आएगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट सेम ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं यही बता रहा था, ठीक है। चलो हाँ तो भाई देखता हूँ, ये डन हुआ। अब किसकी बात, अब है इक्वाटोरियल लाइन की बात, हटा रहा हूं इस चीज को, अब अपन बात करेंगे इक्वाटोरियल की। इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जल्दी जल्दी काम करेंगे। इक्वाटोरियल लाइन आप सभी को पता है ना, चलिए काम करना चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वाटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल लाइन। ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, एक प्लस का क्यू चार्ज, एक माइनस का क्यू चार्ज, ठीक, ये इसका मिड पॉइंट ओ, ए बी इज एन आइडियल डाइपोल, तो इसका मतलब ये है, ये डिस्टेंस ए ले लीजिए जो कि बहुत कम है टेक्निकली, ये भी डिस्टेंस ए है जो बहुत कम है, और इसकी इक्वाटोरियल लाइन ये, आप चाहें तो नीचे की तरफ भी ले सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ लीजिए भैया, काहे को उल्टा चल रहे हो, ठीक। और इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस आ रहा है, हमेशा देखो आर का कैलकुलेशन कहां से, आर का कैलकुलेशन हमेशा सेंटर पॉइंट से ही है ना, ओ पॉइंट से ही है, सेंटर पॉइंट से ही है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो आर पता ही होना चाहिए आपको, आर कौन सा है, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है भैया, ये आर है ना, ये वाला आर। फिर ये वाला पी पॉइंट है ना, तो पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, प्लस का क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ये ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्लस के क्यू के कारण, माइनस का क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ये दोनों ऐसा काम कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा गौर करते हैं, ये ए है, ये ए है, सॉरी ये ए है, ये आर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना भैया, पाइथागोरस लो, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, तो हम बोलेंगे ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ऐसा का ऐसा यहां पर भी देख लो यार, यहां पर भी तो देख ही सकते हो, यहां पे अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न काम कर रहे हैं, ये आर है ये ए है, तो भैया मैं बोलूंगा ये वाली साइड भी तो क्या होगी, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायग्राम को बड़ा बनाइएगा एग्जाम में भी, ताकि चीजें हौच पौच नहीं दिखाई दे, ठीक है, कंजस्टेड नहीं दिखाई देनी चाहिए। फिर आप गौर कीजिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, इसका मतलब है इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल अगर थीटा मान लिया जाए, कंसिडर किया जाए, तो दिस एंगल विल आल्सो थीटा। डन हुआ। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो, बता रहा हूं तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों का रिजल्टेंट तो भागेगा तो इसी तरफ ही, ठीक है। अब वो कैसे जस्टिफाई करेंगे वो समझिएगा, ये अगर थीटा है तो मेरे हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये वाला भी थीटा ही होना चाहिए, ठीक है। ये अगर थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ये वाला थीटा होगा,
अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अगर ये थीटा हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर लो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है अगर नहीं समझ में आ रहा है उसके कंपोनेंट कर लो, बहुत जल्दी सॉल्व होती है वो, ठीक है। तो उसके कंपोनेंट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट इस वाले के, कौन सा, एक जो थीटा से कनेक्टेड था, एक जो थीटा से कनेक्टेड था प्लस का कंपोनेंट, सॉरी कॉस का कंपोनेंट, और एक जो थीटा से कनेक्टेड नहीं था। मैं हमेशा इसी तरीके से समझाता हूं, थीटा से कनेक्टेड और थीटा से नॉट कनेक्टेड। जो थीटा से कनेक्टेड नहीं है वो हमेशा साइन का होगा, और जो थीटा से कनेक्टेड है वो हमेशा कोस का होगा। ऐसे ये माइनस का क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वेक्टर में लगा दो चाहे, माइनस का क्यू वाला है, तो इसका थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट, थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका थीटा से नॉट कनेक्टेड कंपोनेंट ये नीचे की तरफ आएगा भाई, ये इस तरफ काम कर रहा है तो इसका एक कंपोनेंट नीचे की ओर होगा, ऊपर की ओर कहां से होगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट कौन सा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, है ना। नॉट कनेक्टेड कंपोनेंट हमेशा साइन का, नॉट कनेक्टेड साइन का, और कनेक्टेड हमेशा कॉस का। गौर करो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो एक दूसरे को कैंसिल, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ये दोनों एड अप होंगे, और ये दोनों माइनस में जाएंगे तो चांसेस है कि ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? और हम ये देखेंगे कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है देवताओं, ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं, जबकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए ऐड होंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्हीं के कारण मिलेगा, ठीक है। चलिए काम करना चालू करते हैं। तो हमने जो जो चीजें निकाली है उन सभी को लिख लो डायग्राम के बगल में, जो कि डेरिवेशन में भी काम में आएंगी। जैसे मेरे को क्या चाहिए, एपी चाहिए था, एपी, और एपी और बीपी दोनों इक्वल है, कितना भैया, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसे अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो कुछ ऐसा लिखूं भाई कि पावर 1/2, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा सही लगेगा। आप गौर कीजिए कॉस थीटा भी मेरे को चाहिएगा, क्योंकि ये दोनों ही ऐड होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे, कॉस थीटा कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लो, या तो ये पकड़ो या ये पकड़ो, ठीक है। मैंने ये पकड़ लिया, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा निकालूंगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस दैट इज ए, हाइपोटेनस ये एपी, एपी मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अरे यही तो है। आप बोलोगे सर आपने इसको बेस क्यों नहीं बोला, भाई थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है बच्चों, है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो रिमेनिंग साइड बेस ही होगी, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस फिक्स है 90 के सामने, है ना। चलिए, तो ये मेरे को चीजें रिक्वायर्ड थी डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी और इसको भी कैलकुलेट करूंगा कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है। मैं डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूं, मैं अभी मैग्नीट्यूड में काम करूंगा, क्योंकि डायरेक्शन की रामायण तो डायग्राम ने सेलेक्ट ली है, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का क्यू के चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर भैया, क्योंकि ऐसे जा रहा था ना तो डिस्टेंस ये है भाई, एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ भाई डन हुआ? चलिए, अरे ये दिखाई दे रहा है ना, आ गया ना ये, हाँ आ तो गया, थोड़ा सा कट रहा है, ऊपर कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस का क्यू चार्ज दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डन हुआ। चलिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ही देखना है, के चार्ज का मैग्नीट्यूड अभी भी क्यू ही है, डिवाइडेड बाय ये देखो बीपी का स्क्वायर, बीपी भी तो सेम ही है, और इसका स्क्वायर करोगे तो वापस से रूट हटाओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गौर कीजिए इन दोनों को, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों के साइन थीटा लगा दूंगा, है ना, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, उसका भी तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा विल cancel each other because
they are working in opposite direction and have same magnitude. ठीक है देवताओं, इतना डन हुआ ना? हाँ, सेम मैग्नीट्यूड है। चलिए, एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं पे लिख देता हूं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी, अब देखो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, तो हमने लिखा E इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों को क्या किया, ऐड किया। और ये देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भैया, तो क्या मैं इन दोनों को सेम मान सकता हूं? तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E वापस से प्लस क्यू कॉस थीटा, बताओ लिख सकते हैं ना? और ये क्या हो जाएगा, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा, दैट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन एट पॉइंट P। चलिए, E सॉरी 2 तो ऐसा का ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के चार्ज के कारण कितना था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड कॉस थीटा भी निकाल रखा है, ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2, कितना हो जाएगा 3/2। और इस चीज को थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं, के क्यू ये चीज 2a, दो को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। फिर देखो देवताओं, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसको क्या लिखेंगे रे, थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट, क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो हमने लिखा K डाइपोल मोमेंट P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको आइडियल डाइपोल के लिए करेंगे, किसके लिए, आइडियल डाइपोल के लिए, तो हमने लिखा फॉर आइडियल डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होगा, वही रामायण, क्या भाई, आर का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, किससे, 2a से, इसलिए ए स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लिजिबल करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल करो, तो ए स्क्वायर को 0 कर दिया बच्चों, अगर मैं ए स्क्वायर को 0 कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ये हट गया ऐसा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब बचेगा नहीं बचेगा रे, बचेगा ना, हाँ बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये क्या होगा, के ऊपर P डिवाइडेड बाय नीचे आर क्यूब आ रहा है डिनोमिनेटर में, क्या आ रहा है, आर क्यूब, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया ना, दैट रिजल्टेंट इज के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, डन हुआ। अब वापस से वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो डन हुआ ना, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ चलो, अब इसके आगे देखो बच्चों, अगर मैं ये देखता हूं, अगर मैं डायरेक्शन के अंदर जाता हूं तो क्या वापस से ये डायरेक्शन में भी प्लस का ही आएगा, मतलब प्लस का के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब लिख सकता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को। हाँ सोचिए, पहले तो पी का डायरेक्शन देखो, पी का डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पी माइनस के क्यू चार्ज से प्लस का क्यू चार्ज, पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है भैया, इस केस में यू टिंग, ये पी वेक्टर ऐसे काम कर रहा है इस तरफ, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, सेम है या अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो जब मैं इसको वेक्टर में लिखूंगा, यहीं लिख देता हूं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इन वेक्टर फॉर्मेट, ये तो था स्केलर में, अगर वेक्टर में लिखता तो मैं लिखता के यहां पर पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस का साइन लगाऊंगा देवताओं, ठीक है, वेक्टर में लिखता तो, वेक्टर में लिखता तो माइनस का साइन लगाता,
अदरवाइज एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो जो कि मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ होता है, क्या भाई, इट कैन बी रिटन एज Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया, आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया, और यहां पर आपने डायरेक्शन को शो करने के लिए पी कैप लगाया, लेकिन पी कैप की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये अपोजिट होने के कारण यहां पर आप नेगेटिव साइन शो कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? यहां पर भी आप नेगेटिव साइन शो कर सकते हो। तो ये भी क्या है, इसका वेक्टर फॉन्ट है, ये वेक्टर, ये स्केलर ऊपर वाला। न्यूमेरिकल में कौन सा यूज होगा भैया, स्केलर यूज होगा, Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब यूज होगा। लेकिन वेक्टर में ध्यान में रखिएगा, इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट होते हैं। इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट होते हैं, और एक्सियल में सेम होते हैं। एक्सियल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन हुआ क्या? चलो अब इसके बाद में देखते हैं। इसके बाद में बच्चों इतना पॉइंट तो डिस्कस हो ही गया अपना। अगर हम रेशियो निकालते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, है ना, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें सेम डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस मतलब r का वैल्यू दोनों के लिए क्या हो, सेम हो, तो फिर वो रेशियो का वैल्यू क्या आना चाहिए? ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन फॉर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि r का वैल्यू सेम है भैया, और अब आप कैलकुलेट करो कि रेशियो कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर अपना काम आसानी से हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा देवताओं, होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास में पॉइंट क्या भैया, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज 2Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ सर, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, और इनका रेशो बच्चों, रेशो पता चल रहा है भैया, हाँ कैंसिल हो गया ये, तो कितना आएगा 2:1 दैट इज, और इससे आपके मेरे हिसाब से कई न्यूमेरिकल जो है वो आसानी से हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर फॉन्ट से आपके कई न्यूमेरिकल आसानी से हो जाने चाहिए। ठीक है, अपन एक आध न्यूमेरिकल तो अपनी बुक का भी करेंगे, हमारी बुक में इस पैटर्न के ऊपर न्यूमेरिकल दे रखा है। ठीक है, चलिए तो ये इतना उतार लीजिए, इसके बाद में बुक का न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक, हाँ भाई, अब जो न्यू बुक आई है उसमें सिलेबस रिड्यूस हुआ ही आया है। इवन आप देखोगे तो आपके पुरानी, मेरे पास में तो भी पुरानी बुक है बच्चों, इसके अंदर जो एग्जाम्पल था 1.1 वो तो हटा ही दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.1 तो हटा ही दिया है। तो कुछ एक चेंजेस हैं, लेकिन जो सिलेबस का पार्ट है वो तो पूरा आ ही गया है ना। तो नई वाली बुक देखो, मेरे पास में जो बुक है उसका थिकनेस देखो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके पास में जो बुक आएगी ना अभी नई वाली एनसीईआरटी की, उसका थिकनेस कम होएगा। ठीक, चलो ये डन हुआ। न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है और अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस वाला चार्ज 10 माइक्रोकुलाम, माइनस वाला चार्ज माइनस का 10 माइक्रोकुलाम, कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पार्ट, है ना, अ पॉइंट P on the axis of dipole 15 centimeter away from its center O on the side of positive charge। पॉजिटिव चार्ज की तरफ से कितना डिस्टेंस के ऊपर, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं एक बार के लिए इस डेटा को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं ताकि क्वेश्चन जो है वो आपको ऊपर दिखाई दे। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई देगा आपसे। ठीक है, चलो तो चार्ज का वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। चार्ज Q का वैल्यू दैट इज 10 माइक्रोकुलाम, और दोनों चार्जेस के मिड का डिस्टेंस, दीज आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, इन दोनों के मिड का डिस्टेंस 2a, कितना 5 mm मिलीमीटर, 2a ही लिख रहा हूं, 5 × 10⁻³ -3 मीटर। बच्चों ये बात ध्यान में रखना, पता चले
ये गलती हो सकती है, बच्चे नॉर्मली इसको ए मान लेते हैं और क्वेश्चन वहीं गड़बड़ा जाता है हमारा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो Q और 2A आ चुका है, तो अगर डाइपोल का क्वेश्चन है तो बिना डाइपोल मोमेंट के नहीं हो सकता भैया, ठीक है। तो पहले ही कैलकुलेट करो, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, Q का वैल्यू कितना 10 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो था, और 2A का वैल्यू कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये देखो इसको और इसको सॉल्व करो, 10 की पावर -9 और ये +1 -8, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर, दैट इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डन हुआ इतना। तो अब इसके आगे बोलो, उसके आगे क्या बोल रहा है, अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O। तो ऐसा डायग्राम ए वाले के लिए बांध देते हैं, कुछ ऐसा, हाँ, ये यहां पर माइनस का Q चार्ज, यहां प्लस का Q चार्ज, और बोल रहा है फ्रॉम इट सेंटर 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस बार भैया इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ है आपका P पॉइंट, यहां पर है P पॉइंट, है ना, ये P पॉइंट यहां पर है। सेंटर से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ये 15 सेंटीमीटर आ तो रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ है इस केस के अंदर, R का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, दैट इज 15 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉरी सेंटीमीटर ना बच्चों, मीटर। डन हुआ इतना। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सियल लाइन दिखाई दे रही है ना, एक्सियल लाइन का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन दैट इज 2kp डिवाइडेड बाय r³। और बुक का ज्यादा दिमाग मत लगाना, पता चले बुक का सॉल्यूशन देखने बैठ जाओगे घूम जाओगे, ठीक है, सीधा सीधा करो। 2k 9 इंटू 10 टू द पावर 9, p का वैल्यू जो आपने सॉल्व किया दैट इज 15 इंटू 10 टू द पावर 15 नहीं है, मैं r का वैल्यू लिख गया, p का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -8, फिर r³ इसका क्यूब भैया, इसका मतलब 15 इंटू 15 इंटू 15, और इसका क्यूब करोगे तो 10 की पावर -6, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, 5 और ये 3 से, और 3 3 9, ठीक है। ये बात तो ये कितना हो गया, 6 हो गया क्या, इट इज 6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15 हो गया बच्चों 225, ठीक है। मल्टीप्लाइड देखो, अब 10 की पावर को जस्टिफाई करते हैं, ये 10 की पावर 9 और -8 10 रह गया, ये ऊपर और चला गया 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 को शायद मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ भाई ऐसा लिख सकता है क्या। इससे फायदा देखो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 225 है, 25 वाला अगर आपको टेबल पता है तो 25 इंटू 4 100 होता है, और 25 इंटू 9 कितना होता है, मेरे हिसाब से इतना ही होता है ना, 225 होता है। चलिए, ये यहाँ से आपको एक चीज पता चली। फिर 3 से अगर मैं देखता हूं तो 3 2 6 एंड 3 3 9, दैट विल बी 8/3 इंटू 10 टू द पावर 5। 8/3 कितना, 3 2 6, 2 रिमेनिंग, वापस से 6, अरे 3 2 6, 2 रिमेनिंग 20 हो जाएगा ना, वापस से उतना ही आएगा, 6 आएगा, 3 6 18 से चलेगा इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर गुलाम। बताओ भाई, मेरे हिसाब से तो यही बैठ रहा है, आपके हिसाब से देख लीजिएगा। एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, और मैं अगर सॉल्यूशन देखता हूँ इसका तो सॉल्यूशन भी मेरे को यही दिखाई देगा जहाँ तक मेरे को पता है। हाँ, मेरा आ रहा है 2.66, इन्होंने लिखा है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5, अपना भी उतना ही है रे, ठीक है। चलो आगे देखो, इसका सेकेंड पार्ट, a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of dipole, equatorial line। B वाला अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो इस बार इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहा है वो, ये, और ये डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है, डाइपोल वो का वो। अब देखो R चेंज नहीं कर रहा, अगर R चेंज नहीं कर रहा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होता है भैया, इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन का हाफ होता है। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था अपन ने, रेशियो लिखा था, क्या रेशियो लिखा था, ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल।
इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मेरे को इक्वेटोरियल का निकालना है तो 2 तो इधर आ जाएगा और इक्वेटोरियल इधर चला जाएगा। बताओ ऐसा ही होगा क्या? वही कर रहा हूं। इसमें 2 का डिवाइड और दे दीजिए, डायरेक्ट करो। 2 का डिवाइड देते ही कितना आएगा? 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। या तो पूरा फॉर्मूला करो। फॉर्मूला क्या? Kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब से करो, आपके मन मर्जी पर है। या तो Kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब से करो, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर दिखाई देगा। और मेरे हिसाब से आंसर भी यही होना चाहिए, चांस ही नहीं है कि चेंज हो जाए। 1.33 इंटू 10⁵ देखो एग्जैक्ट मैच आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अगला वाला वीडियो एक और आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वापस से इलेक्ट्रिक डाइपोल ही डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा अपन डिस्कस करेंगे कि इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे। हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से भी चलें तो हमें बेसिक तो पता होना चाहिए ना, बेसिक देख करके चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।